स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 ज्योग्राफी का जो चैप्टर है यानी कि भूगोल का जो चैप्टर है जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्सेज, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो चर्चा की थी वो पॉइंट्स की करी थी और एमसीक्यू क्वेश्चंस की करी थी। आज हम सभी क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करेंगे, यानी कि एमसीक्यूज से शुरू करते हुए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, इन सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे। तो इस चैनल के साथ आप एंड तक जुड़े रहें और अंत तक वीडियो ज़रूर देखें और बाकियों के साथ भी ये चीज़ें शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इंट्रोडक्शन है। इस अध्याय में हम जल, उसके स्रोतों, उसके महत्व और संरक्षण के विषय में पढ़ेंगे। इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि जल संसाधन हमारे देश की प्रगति के लिए कितने आवश्यक हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखें, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। तो अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हमारे सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ख है उसको हम करेंगे अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र यानी कि अधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र से मिलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में किया गया तर्क नहीं है? तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में वृत्त स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। तीसरा है, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें गलती पहचानने और दोबारा लिखें। गलती को पहचानना है और फिर दोबारा लिखना है। तो इसमें है, शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में कोई मदद नहीं की है। नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने में से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव काफ़ी प्रभावित होता है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर किसान बहुत भड़के। आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के कारण छत वर्षा जल संग्रहण अब इतना लोकप्रिय नहीं रहा। दो राज्यों के नाम बताइए जहां शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 40% से अधिक भाग पर सिंचाई होती है। पंजाब और हरियाणा। दो ऐसे क्षेत्रों के नाम लिए जहां जल सिंचाई का मुख्य साधन नहरें हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश। बहुउद्देशीय योजना के मुख्य दो उद्देश्य क्या हैं? एक तो जल सिंचाई और दूसरा बिजली पैदा करना। आगे है, प्रवाल भित्तियाँ यानी कि कोरल लीव्स क्या हैं? बात करें तो ये समुद्र के अंदर छोटे द्वीप होते हैं जो एक लंबे समय तक प्रवाल नामक प्राणियों के अस्थि अवशेषों के एकत्रित होने से बनते हैं। क्या होता है, समुद्र के अंदर एक छोटे छोटे द्वीप से होते हैं जो एक लंबे समय तक प्रवाल नामक प्राणियों के अस्थि अवशेष के एकत्रित होने से बनते हैं। अगला प्रश्न है, धरातल जल के दो धरातलीय जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? झीलें और तालाब। धरातल यानी कि जो सतह पर टच होते हैं। कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? वह अपना डेल्टा किस राज्य में बनाती है? तो वह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। उन दो राज्यों के नाम लिखिए जिनसे होकर नर्मदा नदी बहती है। मध्य प्रदेश और गुजरात। दो राज्यों के नाम लिखिए जिनसे होकर महानदी बहती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़। दक्षिणी भारत की पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम लिखें। तो नर्मदा है। भारतीय नदियों का औसत वार्षिक प्रवाह कितना होता है? तो 1869 अरब घन मीटर है। 1869। भारत में निम्न में से कौन सा सिंचाई का मुख्य साधन है? तो नहरें, कुएं, तालाब, ये सभी सिंचाई का मुख्य साधन है। निम्न में से छत वर्षा जल संग्रहण की दो विधियां कौन सी हैं? तो वर्षा जल को छतों से इकट्ठा करके नीचे हौज में इकट्ठा करने की विधि। हौज में फालतू जल को कुएं तक ले जाने की विधि। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। जल संभर यानी कि वाटरशेड विकास क्या है? जल संभर यानी कि वाटरशेड वह क्षेत्र है जिसे बड़ी नदी की एक सहायक नदी सींचती है। इसके विपरीत
एक ऐसा विशाल क्षेत्र जिसे एक नदी और उसके सहायक नदियाँ सींचती हैं और उसे नदी द्रोणी यानी कि रिवर बेसिन कहा जाता है। इस प्रकार जल संभर नदी द्रोणी का एक भाग मात्र होता है। जब एक जल संभर का विकास करने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाते हैं तो इसे जल संभर विकास कहते हैं। जल संभर विकास में क्षेत्र को विकसित करने के अनेक प्रयत्न किए जाते हैं, जैसे जल संग्रहण, मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण, वृक्षारोपण, उद्यान कृषि, चारागाह विकास तथा सामुदायिक भूमि संसाधनों का विकास आदि सम्मिलित होता है। ऐसे कार्य में स्थानीय लोगों के सहयोग एवं सहायता की आवश्यकता पड़ती है। राज्य एवं केंद्रीय सरकारें जल संभर विकास को सफल बनाने में हर संभव प्रयास करती हैं ताकि भूमि की क्षमता भी बनी रहे और स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। अगला प्रश्न है, हिमालय की नदियां सदा नीरा यानी कि पेरेनियल क्यों हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां मौसमी हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र आदि हिमालय की नदियां कहलाती हैं, जबकि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियां मौसमी नदियां कहलाती हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां हिमानियों और हिम क्षेत्रों से निकलती हैं, इसलिए सदा नीरा है, मतलब हमेशा बहती रहती हैं, अर्थात वह सारा वर्ष बहती रहती हैं। वर्षा होने से उनमें पानी अधिक मात्रा में बहने लगता है, अन्यथा तनिक थोड़ी मात्रा में जल उनमें सदा बहता रहता है। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय पठार की नदियां बिल्कुल मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती हैं, इसलिए वर्षा के दिनों में उनमें पानी बहता है, अन्यथा वह वर्षा के बिना सूख जाती हैं। इस कारण से सिंचाई और बिजली के लिए उनके जल का संग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। भारत के असमाप्त होने वाले भौम जल संसाधन का वर्णन कीजिए। भौम जल क्या होता है? जो भूमि का जल है। भारत के असमाप्त होने वाले जल संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनमें हम कुएं और नलकूपों यानी कि ट्यूबवेल्स की सहायता से प्रयोग में ला सकते हैं, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब भूमि को धरातल पर पाए जाने वाले जल की कमी हो जाए। भारत में भौम जल की संभावित क्षमता लगभग 434 अरब घन मीटर है। इस भौम जल का अधिकतर भाग भारत के मैदानी भागों में पाया जाता है। उत्तरी भारत में क्योंकि वर्षा अधिक होती है, इसलिए वर्षा का एक बड़ा भाग रिस रिस कर भूमि के नीचे चला जाता है, इसलिए वहाँ भौम जल की मात्रा बढ़ जाती है। अभी तक हम इस भौम जल के 37% भाग का ही उपयोग करने में समर्थ हुए हैं। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के उपयोग में से आपके क्या समस्या आती हैं? जल मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार है। यह न केवल कृषि के लिए आवश्यक है, वरन इससे मानव की अनगिनत अन्य समस्याएं भी हल होती हैं। शताब्दियों से मानव भूपृष्ठीय जल एवं भूमिगत जल का प्रयोग अपने लाभ के लिए करता आ रहा है। विशेषकर जब मानव को निकट से भूपृष्ठीय जल की उपलब्धि ना हो सके तो उसे भूमिगत जल के उपयोग में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे कुछ विशेष समस्याएं इस प्रकार हैं। जल स्तर के नीचे चले जाना, पहाड़ी भूभाग का बड़ी रुकावट सिद्ध होना तथा महंगा सौदा। अगला है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन वह होते हैं जिनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। इस परिभाषा के अनुसार जल भी एक नवीकरण योग्य संसाधन है। पानी समुद्रों, नदियों, झीलों और खेतों आदि से वाष्प बनकर उड़ता रहता है। आखिर में जाकर जब ये वाष्प ठंडे हो जाते हैं तो वह फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। यह जल चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जल को एक नवीकरण योग्य संसाधन बना देता है जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। ये देखिए बच्चों, ये हीराकुंड डैम है जो उसका चित्र है, हीराकुंड बांध। अब ये किस बांध ये जो राज्य है किस पर स्थित है? ये उड़ीसा है। और किस नदी पर? महानदी पर। ये दो राज्य के नाम लिखिए जो इस बांध से लाभ उठा रहे हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देखिए बच्चों, ये चित्र है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वर्षा जल संग्रहण का चित्र है। किस तरह से वर्षा जल संग्रहण होता है। वर्षा जल संग्रहण का क्या अर्थ है? वर्षा जल संग्रहण का यह अर्थ है कि वर्षा के जल को इकट्ठा करके उसे पीने और कृषि कार्य में उपयोग किया जाए।
इससे क्या लाभ होता है? इस ढंग से पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। 2 राज्यों के नाम लिखे जहाँ वर्षा जल संग्रहण का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान, मेघालय में इस चीज़ का प्रयोग खूब किया जाता है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखिए। जल दुर्बलता क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज़ वाटर स्कैरसिटी? जब लोगों को पीने का पानी और उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध ना हो तो ऐसी स्थिति को जल दुर्बलता की संज्ञा दी जाती है। जल दुर्बलता के मुख्य कारण, मेन कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, संसार भर में जितना पानी उपलब्ध है उसका 2.5% भाग ही मीठे पानी का है। इस मीठे जल का कोई 70% भाग पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार मीठे और स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत कम रह जाती है। इस विषय में एक कवि ने कितना ठीक कहा है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। वाटर वॉज हेयर, वाटर वॉज देयर, वाटर वॉज ऑल अराउंड बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी हर जगह मौजूद है लेकिन पीने लायक नहीं है। पानी की कमी के लिए मानव भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। नित्य प्रति बढ़ने वाले उद्योगों के कारण भी पानी की कमी हो जाती है। पहले कई उद्योगों में जैसे कागज़ उद्योग, इस्पात उद्योग आदि में पानी की बड़ी खपत हो जाती है। दूसरे, स्वयं उद्योगों को चलाने के लिए जो बिजली चाहिए उसके निर्माण में काफ़ी पानी की आवश्यकता पड़ती है। शहरों के निरंतर बढ़ने से भी पानी की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण पानी की जो एक कमी हो जाती है। सबसे पहले अनेक भवन निर्माण कार्यों में बहुत सा पानी लग जाता है, और दूसरे, जब एक बड़ी मात्रा में लोग वहाँ रहने के लिए आ जाते हैं तो उन्हें भूमिगत पानी निकालने के लिए पंपों को दिन रात चलाना पड़ता है। इससे पानी जो पहले ही काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध है निरंतर कम होता चला जाता है। निरंतर बढ़ रही जनसंख्या का कारण भी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। जब हम खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं तो भी पानी की कमी हो जाती है। कई लोग बिना सोचे समझे पानी का गलत प्रयोग करते हैं और व्यर्थ में पानी को बहने देते हैं, जो पाप है, वरन औरों के लिए ये एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और किन्हीं 4 कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पहला है कि हमारे देश एक कृषि प्रधान देश है, जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, परंतु जल के बिना कोई भी कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक बन जाता है। वैसे भी जीवन में जल का महत्व बहुत अधिक है। इसके बिना कोई भी प्राणी, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि जीवित नहीं रह सकते। प्राय ठीक ही कहा जाता है कि पानी नहीं तो जीवन नहीं, और जल है तो जीवन है। यदि हमारे ग्रह पर जल ना हो तो कोई जीवन भी ना हो। इसी से हम जल के महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। जल की विशाल मात्रा लोहा, कागज, कपड़ा रंगने आदि उद्योगों में भी प्रयुक्त होती है। आजकल तो जल ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। इसका अधिक उपयोग विद्युत निर्माण के लिए होने लगा है। अगला प्रश्न है, जल चक्र क्या होता है? यह जल को कैसे एक नवीकरणीय योग्य साधन बनाता है? अथवा प्रश्न है, जलमंडल में जल परिसंचरण की विवेचना कीजिए। जलमंडल और स्थलमंडल के मध्य निरंतर होने वाले स्थानांतरण को जल चक्र यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। जल चक्र में पृथ्वी के सभी परिमंडल यानी कि जलमंडल, वायुमंडल तथा स्थलमंडल भाग लेते हैं। सौर विकिरण के प्रभाव से महासागर से जल का वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में समा जाता है। वायुमंडल में संघनन प्रक्रिया द्वारा घनीभूत होकर वह वृष्टि के रूप में नीचे धरातल पर बरसता है। धरातल पर गिरा हुआ जल नदियों द्वारा बहकर पुनर् जलखंडों, सागर व झीलों में पहुंच जाता है। इस प्रकार जल चक्र में पृथ्वी के सभी परिमंडल सम्मिलित होते हैं। ये देखिए किस प्रकार इसमें हो रहा है। ओशन से दोबारा पानी उड़ा और कंडेंसेशंस के जरिए ये हर जगह फैल गया, ऊपर तक पहुंच गया। सामान्य जल चक्र, वास्तव में जल चक्र में जल की भौतिक अवस्था में 3 भौतिक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं: वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण। वाष्पीकरण क्या है? जब पानी जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में प्रवेश करता है। संघनन जब वर्षा होती है। वर्षण जब जल ठोस रूप ग्रहण करता है, जैसे हिम या बर्फ। इन तीनों प्रक्रमों में सौर ऊर्जा का विनियोग यानी खपत होता है या फिर ऊर्जा का निस्तार होता है।
जब जल वाष्प का रूप ग्रहण करता है तो ऊर्जा की खपत होती है, और जब जल हिम या बर्फ़ का रूप लेता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। परंतु जब हिम या बर्फ़ पिघलती है तो ऊर्जा की फिर खपत होती है। अंततः जल चक्र ऊर्जा की खपत या मोचन पर आधारित है, जिससे मौसम संबंधी विविध घटनाएं प्रभावित होती हैं। अब जल संरक्षण के विभिन्न उपाय देखते हैं। जल को संशोधित करके इसे बार बार प्रयोग में लाया जाए। वर्षा के दिनों में जो जल व्यर्थ में बहकर समुद्र में चला जाता है उसे नहरें खोदकर सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। बड़े बड़े गहरे तालाब बनाकर इसे पानी को इकट्ठित किया जा सकता है, और गर्मी के महीनों में जल का प्रयोग सिंचाई अथवा अन्य कार्यों में किया जा सकता है। पानी का संरक्षण करके हम अधिक उपज पैदा कर सकते हैं, और अधिक बिजली पैदा करके हम कोयले और तेल जैसे अनापूर्ति स्रोतों को बचा सकते हैं। जल प्रकृति की महान देन है, इसलिए इसका प्रयोग बड़ी समझदारी से हमें करना चाहिए। भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है? तो भारत में हम ये देखें, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में जल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होते हुए भी कृत्रिम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। भारत की लगभग सारी वर्षा मानसून पवनों पर निर्भर करती है, परंतु इस वर्षा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। यह वर्षा ना तो लगातार होती है और ना ही नियमित रूप से होती है। कुल वर्षा भी प्रतिवर्ष एक जैसी नहीं होती। किसी एक वर्ष में मानसून पवनों से वर्षा की होने वाली मात्रा कम या अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दाब क्षेत्र कितने सबल होते हैं और कितने अंतर तक के बाद बनते हैं। मानसून पवनों से होने वाली वर्षा का वितरण भी समान नहीं होता। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है तो कुछ क्षेत्र बिल्कुल शुष्क रह जाते हैं। एक साथ कई स्थानों पर बाढ़ें आ जाती हैं, जबकि कुछ अन्य स्थान अकाल में घेरे में आ जाते हैं। परंतु सिंचाई के साधन द्वारा हम दोनों बाढ़ और अकाल की परिस्थितियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। भारत के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ वर्षा ना के बराबर होती है, जैसे राजस्थान आदि। ऐसे भागों में सिंचाई पर निर्भर रहने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे गन्ना और चावल आदि, जिन्हें पानी की बड़ी अधिक आवश्यकता होती है। ऐसी फसलों को निरंतर पानी देने के लिए सिंचाई के अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है। भारत में सिंचाई के भिन्न भिन्न साधन कौन से हैं? कुएं, नहरें और तालाब हैं, ये ध्यान रखनी है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। अथवा में है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस प्रकार देश के लिए अभिशाप सिद्ध हो सकती हैं? उदाहरण देकर अपने तर्क दीजिए। तो बहुउद्देशीय परियोजना या बड़े बांधों के पक्ष में तर्क। बड़े बांधों के पक्ष में बहुत से तर्क दिए जाते हैं, जिनमें मुख्य ये है कि हमारे विकास के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुए हैं। उनसे सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी हैं, और जो भूमि पहले उसर पड़ी थी, नहरों द्वारा उन्हें पानी पहुंचाने से अब उनकी सिंचाई होने लगी है और लाखों क्विंटल अनाज पैदा होने लगा है। इन बड़े बांधों ने बाढ़ों के वेग को रोकने और लोगों को बर्बादी से बचाने में विशेष योग दिया है। इन बांधों ने भूख और अकाल से लोगों को बचाया है। जो पहले अनगिनत लोग भूख और अकाल में मर जाते थे, अब उन्हें इन्हीं बड़े बांधों के कारण जीवनदान मिला है। इन बांधों ने हमारे कारखाने चलाने एवं हमारी सुविधा के लिए बिजली पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन बांधों के कारण मछली पालन में भी सुविधा हुई है। अत्यधिक उपज होने और कारखानों से अधिक माल तैयार होने से वाणिज्य और व्यापार में भी बड़ी वृद्धि हुई है। तभी तो पंडित नेहरू ने इन बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहकर पुकारा था। और बहुउद्देशीय परियोजना या बड़े बांधों के विरुद्ध में तर्क देखें तो ये एक दूसरा पहलू है। अब देश के विभिन्न भागों में इन बड़े बांधों के निर्माण के विरुद्ध प्रदर्शन भी होने लगे हैं। प्रदर्शन करने वाले इन बड़े बांधों के विरुद्ध अनेक तर्क देते हैं, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम ये कहा जाता है कि बांध बहुत सा आसपास का इलाका अपने जलाशयों और विभिन्न निर्माण कार्यों द्वारा घेर लेते हैं और उन्हें सदा के लिए बेकार बना दिया जाता है। दूसरा, जो लोग ऐसे क्षेत्रों में रह रहे होते हैं उन्हें बेघर होना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान और निवास स्थान को छोड़ना नहीं चाहता। तीसरा, बांधों में हजारों एकड़ भूमि भी हानि हो जाती है और हरे भरे वृक्षों से हाथ धोना पड़ता है। चौथा, विशेषकर वर्षा के दिनों में जब इन बांधों के जलाशय पानी से लबालब भर जाते हैं तो बाढ़ों का भी डर रहता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है, बड़े बांधों के पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यदि हम आगे प्रगति करते हैं और दुनिया में कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो
हमें बांधों का निर्माण तो करना ही होगा, परंतु हमें इन द्वारा होने वाली हानियों को अवश्य ही दूर करना होगा। हमें पहले ही उन लोगों को नए स्थानों पर बसाना होगा जिनके गांव, घर, भूमियां इन बांधों के कारण ली जा रही हैं। हमें ऐसे लोगों को नए व्यवसाय भी उपलब्ध कराने होंगे ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। आगे देखें, भाखड़ा नांगल परियोजना का क्या महत्व है। यह भारत की एक प्रमुख नदी योजना है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इस योजना के साथ सीधे संबंधित हैं। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह संसार का सबसे बड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई कोई 225 मीटर है। इस योजना का भारत के विकास में बड़ा हाथ है। इसकी जल भंडारण की क्षमता 7.8 यानी कि 7.8 लाख हेक्टेयर मीटर है और यह 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचता है। इस योजना में नहर की कुल लंबाई 3400 किलोमीटर है। आजकल इस योजना से प्रतिवर्ष 1204 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। इससे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली में उद्योगों के विकास में बड़ा योगदान मिला है। इस योजना ने निर्संदेह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान में कृषि के विकास को बहुत बढ़ावा दिया है। अब ग्रामों में भी बिजली पहुंच गई है, जिससे वहाँ के लोगों का जीवन काफ़ी सुखमय हो गया है। इस बिजली से ट्यूबवेलों का चलाना भी काफ़ी आसान हो गया है। इस प्रकार भाखड़ा नांगल परियोजना से इन राज्यों की लाखों बीघा ज़मीन की सिंचाई भी होती है। इससे जो लाखों क्विंटल गल्ला पैदा होता है, इसके परिणाम स्वरूप इन भागों में विशेषकर पंजाब और हरियाणा में कई मंडियां स्थापित हो गई हैं। इस परियोजना से दिल्ली को भी बहुत लाभ हुआ है। तो वर्षा जल संग्रहण से कोई 5 लाभ बताइए। तो सबसे पहले हम देखें कि इसे साफ करके स्थानीय लोगों को पानी पीने की आवश्यकता का पूरा किया जा सकता है। इस पानी को वर्षा के कम होने या ना होने के समय खेतों की सिंचाई करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इस खड़े पानी का एक लाभ यह भी होता है कि धरातल के नीचे जो पानी का स्तर ऊंचा रहता है, जिससे कुएं और नलकूपों द्वारा बाहर निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। और इस ढंग से जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप आसपास के भागों में बाढ़ की भी स्थिति नहीं रहती। वर्षा जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप शहरों में गंदे जल की निकास व्यवस्था, सीवेज सिस्टम पर भी इतना बोझ नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, पानी या नदियों के प्रदूषण कैसा होता है। इस प्रदूषण को कैसे हम कम किया जा सकता है, उपाय सुझाइए। जल प्रदूषण के कारण है, जब कागज़ बनाने वाले कारखाने, चीनी बनाने वाले कारखाने तथा चमड़े का काम करने वाले कारखाने अपना कचरा नदियों में डालते हैं तो उनका जल प्रदूषित हो जाता है। कभी कभी इन कारखानों के आसपास कोई नदी नाला नहीं होता। ऐसी स्थिति में इन कारखानों का जो कचरा है भूमि पर ही सड़ने लगता है और धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते भूमि के जल में मिलकर उसे प्रदूषित बना देता है। ऐसी स्थिति तमिलनाडु में हुई, जहाँ कई गाँवों में कुएं का जल चमड़े के कारखानों से निकले कचरे के कारण प्रदूषित हो गया। इसके अतिरिक्त महानगरों का कचरा और मल भी किसी पास के नदी नालों में डाल देने से उनका जल भी प्रदूषित हो जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में नजफगढ़ नाला लगातार अपने कचरा यमुना नदी में खाली करता रहता है, जिससे यमुना नदी का जल प्रदूषित हो गया है। जल प्रदूषण कम करने के उपाय, कारखानों का कचरा नदियों में ना डालने दिया जाए। कागज़, चीनी और चमड़े के कारखानों को अपना कचरा भूमि पर इकट्ठा करने से मना कर दिया जाए, ताकि हानिकारक कचरे के तत्व भूमि में रिस कर भूमि जल को प्रदूषित ना कर सकें। ऐसे कचरे का वैज्ञानिक उपचार करके उसे पुनर्उपयोग योग्य बनाकर काम में लाया जाना चाहिए। शहरों का मल और कचरा नदियों में ना डाला जाए, इसे खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तटीय क्षेत्र के आसपास तेल के टैंकरों में से रिसाव ना हो, इस पर सावधानी से ध्यान दिया जाए। देखिए, परियोजना का नाम है और नदी किस नदी पर स्थित है और राज्य और संचित क्षेत्र। तो भाखड़ा नांगल हम सब जानते हैं सतलुज नदी पर है, जिससे किस किस राज्य को लाभ हुआ है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को। संचित क्षेत्र इससे कौन कौन से, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। दामोदर घाटी दामोदर नदी पर स्थित है, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल संचित क्षेत्र है। हीराकुंड जो है वो महानदी पर है, उड़ीसा में, उड़ीसा संचित क्षेत्र है। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश, कोसी बिहार, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है जो आंध्र प्रदेश में है। चंबल घाटी चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को फ़ायदा देती है। नर्मदा घाटी नर्मदा और मध्य प्रदेश में है ये। इंदिरा गांधी नहर व्यास सतलुज पर है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को फ़ायदा देती है। तो ये था पूरा ये हमारा जो चैप्टर। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ भी आपको चीज़ चाहिए हो जैसे 10th से रिलेटेड या 9th से रिलेटेड, तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।